नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शो इमोशंस विद रवि यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, हम उनके इमोशंस को शेयर करते हैं, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं और हर बार हम एक नए व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इस बार जिनसे आपकी मुलाकात होगी वो बहुत ही एक ख़ास व्यक्तित्व हैं और बहुत संगीतमय व्यक्तित्व है। मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत पहले एक गीत सुना था कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। दिल का क्या कसूर एक फिल्म थी, उसका ये गीत था। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि बहुत ही धरातल की बात थी, बहुत ही प्रैक्टिकल बात थी कि वादे जो हैं वो कई बार टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो इसके जो रचयिता हैं, जो बेहतरीन गीतकार, मशहूर गीतकार, गज़लकार, बेहतरीन इंसान श्री मदन पाल जी आज हमारे साथ हैं और मदन पाल जी का स्वागत इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इमोशंस विद रवि यादव। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें, आपने समय निकाला और मुझे आप ये शब्द बताएं कि मैं आपको किस रूप में यहाँ पर जो है आपका परिचय कराऊं कि आपने गज़लें भी बहुत कमाल कही हैं, आपके गीत इतने मशहूर रहे हैं और आज भी आप लिख रहे हैं। इंसान के तौर पर इंडस्ट्री में जितने लोगों से मुलाकात हुई वो आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सम्मान आपका करते हैं। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये कैसे आप कर पाते हैं सर? रवि जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। ये हम कुछ नहीं करते, कभी ऐसा लगता है कि जो कुदरत को मंजूर है वो करवा लेती है अपना काम किसी ना किसी तरह से, आपसे, मुझसे, इनसे, जिससे भी जो करवाना वो करवा लेती है। बस नाम हमारा हो जाता है। ये हम इसके ऊपर ही हम इसको अपनी शोहरत समझ लेते हैं। हम अपनी शोहरत है उसी की, सब कुछ उसी का है। लेकिन अच्छा है कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उस मालिक ने हमें यूज़ किया, तो ये भी बड़ी बात है। सबको नहीं करता वो, सबको ये फ़न से नवाजा नहीं है। सर, करीब कितना वक्त आपको लिखते हुए हो गया है? मैं मुंबई आपसे आने से पहले आप पहले से लिखते रहे या मुंबई आने के बाद आपने लिखना शुरू किया? देखिए, मेरी इस पर अजीब सी बात होगी। यहाँ तो लिखा ही, लेकिन ऐसा लगता है ये सिलसिला पीछे से है, बहुत दूर से है, वैदिक काल से है। अच्छा। हाँ जी, तो वो हमें याद नहीं है, लेकिन मुझे एहसास है कि तब भी कभी हम लिखते होंगे। अभी की बात है कि किसी ने कह दिया कि आपका आधा मिसरा वो गालिब साहब से मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो हमारे मुंह से यकलख्त ये निकला कि तो क्या हुआ। पिछले जो वक्त था वो उस वक्त जब हम थे गालिब साहब के टाइम पे, तब वो उस वक्त हम ही थे वहाँ। क्या बात है। उस वक्त हमारा नाम था असदुल्ला खान गालिब। अभी हमारा नाम आज का जो है वो है जी। तो मतलब ये मान के चला जाए कि मदन पाल साहब जो हैं वो पिछले जन्म में गालिब थे। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा मैं गालिब था, मतलब कि ये उस वक्त हम हो सकता है उनसे बहुत आगे हों, हो सकता है उनसे बहुत पीछे हों, क्योंकि वो जो एक बार चीज़ बन गई गालिब तो कोई बन नहीं सकता। जो एक बार चीज़ वो डाई है बना, उस कुदरत जो बना देती है ना डाई, उसके बाद फेंक देती है। तो गालिब तो कोई दूसरा नहीं था, तभी नहीं था और आगे भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हम ही गालिब थे तो फिर हमारी भी डाई खत्म हो गई होगी ना। क्या बात है सर। अगर हम सिलसिलेवार शुरू करें तो किस दौर में, किस सन के आसपास आप मुंबई आए, क्यों आए? क्या आप गीतकार बनने ही आए या किन्हीं और वजहों से आप यहाँ पर आए और उसके बाद आपने गीत लिखना शुरू किया? इस बारे में अगर थोड़ा आप बताएं तो। ये है कि हम काफ़ी पहले यहाँ बम्बई में आए और उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि 4-5 राइटर्स हैं और छठा मैं ही हूँ। क्या बात है। हाँ, और ये भरम था शायद वो यहाँ के टूटा, तो जिसके लिए हम आए थे तो वो भी दौर ऐसा था कि हमें लगता था कि हम तो बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे जैसा तो कोई नहीं। ठीक है, किसी के जैसा कोई नहीं होता, लेकिन वो दुनिया कहेगी, आप नहीं कह सकते। तो फिर हमने यहाँ जब देखा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो फिर देखा दूसरों को तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। फिर हमने लिखना बंद कर दिया, इसलिए हमें लंबा स्ट्रगल का कोई गम नहीं है। अच्छा। लिखना बंद कर दिया, फिर उस्तादों के पास गए। कुदरत सबसे बड़ा उस्ताद होती है, लेकिन यहाँ भी उस्तादों का बहुत आशीर्वाद लिया, जिनमें मेन साहिब लुधियानवी साहब हैं, उनका आशीर्वाद लिया मैंने। और
बहुत लोगों से सीखा। फिर जो लिखना शुरू किया तो 80s में एक एल्बम बन रहा था बहुत बढ़िया, द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ द 80s। अच्छा। तो उसमें हमें भी चुना गया, जनाब जगजीत सिंह साहब ने हमें चुना और HMV का वो पहला रिकॉर्ड हमारा आया और उन्होंने हमारी गज़ल कंपोज की। यहाँ से हमारा सिलसिला शुरू तो हुआ। आपकी जो पहली ही गज़ल थी वो जो बादशाह हैं गज़ल सिंगिंग के, हाँ, जगजीत सिंह साहब, वहाँ से आपकी शुरुआत गज़ल की हुई। हाँ, वो एक मेरे दोस्त हैं विनोद सहगल, वो उसके सिंगर थे। अच्छा। कंपोजिशन की थी जगजीत सिंह जी ने। ओके। वो गज़ल कुछ यूँ थी कि मिली हूँ रूहें हम्म। तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, मिली हो रूहें तो रस्मों की की बंदिशें क्या हैं, बदन तो खाक ही होने हैं, रंजिशें क्या हैं। क्या बात है सर। ये गज़ल हमारी पहली थी रंजिशें क्या है। और मैं इसको इसलिए भी याद रखता हूँ कि विनोद सहगल जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मेरी गज़ल गाई, उनकी भी पहली गज़ल से एज ए सिंगर। अच्छा। और जगजीत सिंह जी का आशीर्वाद हम दोनों को मिला। ओके। ओके। सर गज़ल में आपकी हम एक्चुअली शुरुआत गज़ल से ही अब बातचीत में हो गई, तो अनूप जलोटा साहब की भी जो गाई हुई गज़लें हैं उनमें भी आपकी बड़ी मशहूर गज़लें हैं। जी। उनके बारे में थोड़ा आप बताएं कि तो कोई वो गज़ल? देखिए अनूप जलोटा जी के साथ मेरा बड़ा पुराना एसोसिएशन है हम्म। और कोई चैनल लॉन्च होने वाला था, अच्छा। तो हमारी गज़ल हमें कहा गया कि कोई गज़ल दीजिए, तो काफ़ी गज़लें आई उनके अच्छा। पास। हमारी गज़ल को सिलेक्ट किया गया और दत्ता जी ने सराहा उसको। अच्छा, कौन सी और गज़ल सर? वो गज़ल तो आपने भी सुनी होगी जी बिल्कुल। कि गैर को दर्द सुनाने की ज़रूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की ज़रूरत क्या है, अपने झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है। बहुत ही मशहूर गज़ल है और गज़ल से प्रेम करने वाले सभी गज़ल प्रेमियों ने इसको ज़रूर सुना होगा। जी सर, ये कुछ तो- और एक दो इसके मिसरे हैं। अगर मैं दो तीन और शेर कह देता हूँ कि तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम, तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, फिर किताबों से मिटाने की ज़रूरत क्या है। क्या किताबों से मिटाने की ज़रूरत क्या है। बस। और एक हमेशा आप सब लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, जो सामने भी देख सुन रहे हैं, याद रखना ये शेर बड़ा सिंपल सा है लेकिन हमेशा याद रखिएगा। दिल न मिल पाए तो फिर आँख बचा कर चल दो, दिल न मिल पाए तो फिर आँख बचा कर चल दो, बेसबब हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये तो आपने मुझे लगता है कि निदा साहब की बात का जवाब दिया है। जी हाँ, वो उस वक्त जब दिल हम मिले आए न थे, मिले हाथ मिलाते, हाँ उन्होंने लिखा था ये कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहे, तो हमारा थॉट ऐसा कि दिल नहीं मिलते तो फिर हाथ क्यों मिलाना यार। देखिए यही खूबसूरती है लेखकों की कि अलग अलग समय पर या एक ही समय पर अपने विचार अलग अलग तरीके से रखना। जैसे कि निदा साहब ने लिखा था कि भाई आप के दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और आपने लिखा कि अगर दिल नहीं मिलने तो फिर हाथ मिलाने की भी ज़रूरत क्या है। दोनों महान, दोनों सम्माननीय, दोनों नमन के काबिल। सर गज़लों में जैसा आपने कहा अनूप जलोटा साहब हुए, जगजीत सिंह साहब हुए, आपकी गज़लें तो चंदन दास साहब ने, पंकज दास जी ने, जहाँ तक मुझे याद है भूपेंद्र जी ने भी, सभी बड़े गज़ल गायक, गुलाम अली साहब ने भी आपकी गज़लों को गाया। तो ये जो सिलसिला जब शुरू गज़ल से हुआ तो फिर आप गीतों की तरफ कैसे आए, या गीत भी आप साथ के साथ भी साथ साथ होते रहते थे। ओके। तो क्या हम कुछ ऐसे थे कि कुछ गीत बहुत से रिकॉर्ड हुए, जब उसको चर्चित नहीं होते तो गीत उसका जिक्र करने का दिल नहीं करता था। अच्छा। तो बहुत फिल्मों में गीत लिखे, तो हमारा जब गाना जो हिट हुआ आशिकी में, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, तब हमें कहने को भी अच्छा लगा कि चलो दुनिया जानती है। आपका पहला हिट है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो अगली लाइन नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या पूछ सकता हूँ। ये दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, एक लड़की ने बहुत प्यार से देखा मुझे, यही लाइन थी ना सर? वो थी कि एक चेहरे ने बहुत प्यार से एक चेहरा, सर वो चेहरा जो है यकीनन किसी लड़के ने तो नहीं देखा होगा, किसी लड़की की बात होगी। तो अगर आप, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने दिल की बात कह दी है अगर आप, इसलिए चेहरे की जगह लड़की निकल गया आपके मुंह से। अगर आप इजाज़त दें तो सर लोग जानना तो चाहेंगे कि किस चेहरे ने बड़े प्यार से देखा था आपको। वो कोई चेहरा किसी की आंखों में, किसी की नज़र में कोई ना कोई तो होता ही है। अच्छा। और कोई उसके बारे में कह देता खोल के, कोई नहीं कहता, और जो नहीं कहता तो उसके तो अंदर रहता है। और उसको यूँ भी ले सकते हैं कि वो जो रूप है वो दुनियावी भी हो सकता है और
दुनिया के बाहर का भी हो सकता है, तो इसलिए वो राज राज ही रहने दो। हाँ। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी बात को टाल दिया है और हक है कि वो जो चेहरा है वो रहे, उनके साथ ही रहे, लेकिन इस तरह के चेहरे आपको देखते रहें और आप लगातार अच्छा लिखते रहें। आपकी गज़लें मैंने बहुत पढ़ा है सर आपको, और बहुत पढ़ा इसलिए कहा मैंने क्योंकि मेरा आपसे जितना व्यक्तिगत तौर पर ताल्लुक़ रहा है, मैंने आपको सुना बहुत, क्योंकि पढ़ने के मामले में बहुत कंजूसी उन्होंने दिखाई है कि वो कई बार हम जो उनकी बाद की पीढ़ी के लोग हैं या कह लीजिए हम छोटे हैं उनसे उम्र में, हम लोग इस बात को हमेशा उनसे कहते रहे कि दादा आप अपनी किताब क्यों नहीं छपवाते हैं। हम जैसे लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं अभी लिखने की, वो किताब छपवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं छपवाते हैं। तो बड़े कहने के बाद उन्होंने एक किताब जो है वो पब्लिश कराई, ख्वाबों के पंछी। और देखिए मज़े की बात यह है कि वो किताब लेकर नहीं आए, किताब मेरे पास है सर आपकी, ये ख्वाबों के पंछी। देखिए मदन पाल जी की जो पहला काव्य संकलन है, पहला गज़ल संग्रह है जी, और एक से खूबसूरत गज़लें, एक से खूबसूरत रचनाएं इसमें हैं। सर ये जो आपको अचानक इतने साल बाद, आपसे हमसे पहले भी लोगों ने आपसे कहा होगा, फिर ये उस समय क्यों नहीं मानी आपने, या उस समय ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं किताब आनी चाहिए? उस वक्त किताब की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हम बॉलीवुड में काफ़ी मसरूफ़ थे, और गानों का जब कोई गाना हिट हो जाता है तो एक नमक चखता आदमी सक्सेस का, तो उसमें फिर खो जाता है। तो हमारे बड़ी प्रोडक्शन मुझे मिली, जीपी सिप्पी साहब से लेके महेश भट्ट तक, मैंने सबके साथ बड़ी प्रोडक्शन, चारों कंपनियां जो थी, टी सीरीज़, वीनर, स्टेप्स और HMV, तो उन सबके साथ मेरा काम हुआ और गाने हिट हुए, तो हम उसमें खो गए। तो फिर वो लिखते रहे, 60 फिल्मों में तकरीबन गाने हो गए, वैसे तो गिनना नहीं चाहिए कभी, लेकिन ऐसा काफ़ी गाने हुए, लेकिन कुछ गाने सुपर डुपर हिट भी मेरे नसीब में थे वो। सर उस समय जब ये जो 90s का दौर था, 90 का जो दशक था जी, उस समय जो बड़े नाम संगीतकारों में थे, नदीम श्रवण जी थे, जतिन ललित साहब थे, अनु मलिक साहब थे, आपने इन सबके साथ काम किया है ना, और सबके साथ आपने हिट गाने दिए। आप जबकि मैंने सुना है कि उस दौर में अपने खैमा भी होता था कि साहब फला खैमे में फला राइटर लिखते हैं, फला खैमे में फला, बट आप सबके लिए लिख रहे थे। हाँ, मेरा सबके साथ, मेरे सब हम उम्र थे, सब हम यार दोस्त थे। एक्चुअली हम किसी के पास चांस मांगने नहीं गए, हमारा अपने, हम कंपोज करते थे, स्ट्रगल करते थे, कभी किसी को पसंद आता था, कभी किसी को नहीं आता था। वो कभी ऐसे गुलशन जी ने एक बार सुना तो उन्होंने भाई बैंक के लिए गाने रिकॉर्ड कर दिए, तो फिर नदीम शाह के साथ सिलसिला, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, सब ने किया है, अनु मलिक जी ने किया है, जतिन ललित ने किया है, लेकिन ये हमारे हम उम्र, हम दोस्त भी थे, इसलिए वो हमारा काम हो गया। सर नदीम श्रवण जी के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग खड़े खड़े ऐसे चलते चलते रास्ते में धुन बना देते थे। नदीम साहब का मैंने सुना कि वो घूमते घूमते उनके दिमाग में बहुत सारी धुनें चल रही होती थी। मैं बहुत मतलब इस बात को, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे, नदीम श्रवण जी के जो काम करने का तरीका था उसके बारे में कुछ बताइए। आप लोग कैसे गाने बनाते थे? वो देखिए, जो क्रिएशन होती है ना, वो स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे बिजली चमक जाए सब कुछ दिख जाए आपको, ऐसे होता है। और वो आप गीत लिखते हैं तो भी ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं कि किसी के काम करने को कोई ढंग लगा होता है, जब वक्त आ जाता है तो ढंग अच्छा लगने लग जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जी। काम अच्छा ही होता है जब भी आदमी कोई लिखता है या कंपोज करता है, उसका टाइम नहीं होता तो वो चीज़ें नोटिस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो अफलातून ही चीज़ होती है, अफलातून बन जाती है क्योंकि वक्त अफलातून होता है उसका, ऐसा बात है। ये एक बड़े लोगों की ख़ास बात होती है कि वो कभी भी ये कहने में कतराते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने रचा, इसको मैंने बनाया। वो अक्सर ये कहते हैं कि एक समय था, उस समय ने ऐसा किया, हमने कुछ खास नहीं किया, ऊपर वाले ने एक सही समय पर हमसे करा लिया। मैंने ऐसा बहुत सारे बड़े और गुणी जन जो लोग हैं उनसे मैंने सुना है। सर जतिन ललित साहब, मेरी एक बार जतिन साहब से मुलाकात हुई थी। जतिन ललित जो चोटी के संगीतकार रहे अपने समय पर, और जतिन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि रवि, मैं मदन जी को बहुत मानता हूँ, और हमारे पास जब भी कोई ऐसा गीत आता था जो हमें लगता था कि इसको कोई ख़ास गीतकार लिख सकता है, तो हमें मदन जी याद आते थे। जतिन ललित साहब के साथ जो आपने काम किया सर, राजू बन गया जेंटलमैन, और जतिन साहब ललित साहब अपने एक अलग तरह के म्यूज़िक के लिए जाने जाते थे जी। वहाँ से उनके साथ कैसे आपकी शुरुआत हुई, या मतलब कैसे उनके लिए आपने लिखना शुरू किया? लिखना क्या कि जब हम यहाँ बॉम्बे आए ही
तभी हम इकट्ठे घूमते थे, अच्छा, चाय पीनी है, खाना मतलब जब खाना वो है। उनका भी नाम नहीं हुआ था, किसी का आपका कोई भी नाम नहीं था, ओके। किसी का कोई नाम नहीं था, ऐसे मिलते जुलते थे। तो जब और ये इनके बड़े भाई थे, उनके साथ कंपोजिशन करते थे। इनका मंदिर जतिन नाम था। अच्छा, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए कि हमारा पुराना नाम क्यों ले दिया, अच्छा। लेकिन ले दिया तो ले दिया भाई, हो जाए। तो वो मंदिर जतिन के नाम से म्यूज़िक देते थे। अच्छा। तो इनका छोटा भाई है ललित, उसको हम बाबा कहते हैं प्यार से। अच्छा। तो फिर जतिन ललित नाम से वो म्यूजिक जोड़ी बनाई। इन्होंने जोड़ी क्या बनाई, खूब जोड़ी बनाई। हिट हो गई और क्या खूब काम क्या किया खूब काम किया। और टैलेंटेड हैं। और मेरे साथ उनका बहुत मतलब प्यार है, स्नेह है उनका मेरे साथ। आज भी हम दोस्तों की तरह रहते हैं। वो नदीम श्रावण हों, जतिन ललित हों, अनु मलिक हों, या और अभी जगजीत जी तो चले गए हैं, अलविदा कह गए हैं। गज़ल सिंगर्स में भी अनूप जलोटा जी हमारा बहुत फेवर लेते हैं हर काम में। और हमारी गज़ल जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होता है वो सुनाते हैं। मेरी किताब रिलीज़ पे भी आए थे। और ऐसे अशोक खोसला हैं, जो पंकज जी हैं, पंकज उधार जी ने भी मेरी गज़ल गाई है कि वो भी तो कुछ तड़पा होगा, मौसम की पहली बारिश में प्यार मेरा याद आया होगा, मौसम की पहली बारिश में। वो भी तो कुछ तड़पा होगा, मौसम की पहली बारिश में प्यार मेरा याद आया होगा, मौसम की पहली बारिश में। क्या बात है। और क्या कि जब दो बादल उड़ते उड़ते एक हुए होंगे पर्वत पर, जब दो बादल उड़ते उड़ते एक हुए होंगे पर्वत पर, उसका दामन भीगा होगा, मौसम की पहली बारिश में प्यार मेरा याद आया होगा, मौसम की पहली बारिश में। ये पंकज जी के साथ भी मेरी यादगार गज़ल है। और मुझे तो सब सिंगर्स जितने भी हैं, लता जी हों, आशा जी हों, एक बीच में किशोर दा के साथ भी मेरे कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए। सर, लेकिन वो अच्छे- किशोर दा वाली बात पर मैं आना चाह रहा था कि किशोर दा का आपने जिक्र किया, और किशोर दा साहब के साथ जो आपका गाना रहा वो रिलीज़ नहीं हुआ या वो फिल्म नहीं बनी। उनके साथ काम करना, जितना हमने सुना है, वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। अलग वो कुछ बिल्कुल अलग तरह के, अलग किस्म के इंसान थे। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। कलाकार जो हैं वो कभी कभी पैदा होते हैं। बिल्कुल मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वो जो एक एहसास, तजुर्बा जो उस समय का उनके साथ जो आपने फील किया, उस बारे में कुछ बताएं। मुझे बहुत वो याद आता है। वो महबूब स्टूडियो में हमारी रिकॉर्डिंग थी और आशा जी को जो वो एक वचन में एक दूसरे को बुलाते थे। अच्छा। हम तो जी बोलते हैं, वो आशा जी तो बोलेंगे, वो आशा ऐसा बोलते थे। अच्छा, तो हमारे पास रहते ऐसे आंखें करते रहते थे। अच्छा, तो छेड़ते भी थे। तो जब गाना कोई गाने का वक्त आता था फिर साथ बैठते थे रिहर्सल करते समय। मैं कभी कभी फ़ोटो उनकी मेरे पास है, मैं डाल भी देता हूँ फेसबुक पे कभी कभी। कुछ यादें हैं उनके साथ। और वो कंजूस आदमी थे, किसी कभी पैसा वैसा नहीं खर्च करते थे। वो अच्छा। पैसा लिए बगैर काम भी नहीं करते थे। और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि वो बोलते थे पैसे आ गए, उसका एक कोड वर्ड होता था कोई, तो पैसे आ गए, अपने सेक्रेटरी जो था उनको अच्छा। बोलते थे। तो अगर वो इशारा करता था आगे तो उनका गाना फटाफट हो जाता था। अच्छा। तो गाने को घंटों लगते थे। तो खैर ये उनकी एक अदा थी। एक गाना मेरा वो गा रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद आता है कि वो मैं ऐसे करके बैठा हुआ था तो बोले कविराज ओके ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है। ठंडा है? हाँ बोला आपने। अच्छा, हाँ मैं कहा नहीं ठंडा नहीं है सर, बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छे में भी बात नहीं है, देखो कितने जीनियस लोग रहे होंगे। तो फिर मेरे मुंह से किधर बोलिए क्या? मैं कहा सेकंड अंतरे में आपका थोड़ा जो तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। तो उनको बोलना तो प्रोड्यूसर भी थोड़े नाराज़ हो गए मुझसे भी, इतने बड़े सिंगर को आपने कैसे बोल दिया। तो जो बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि उसका हमें पता है, हो सकता है उनसे मिस हो गया हो वो लफ्ज़ या उनका ध्यान नहीं गया हो। तो उन्होंने बोला चलिए मैं फिर माइक पे जाता हूँ। माइक पे गए, क्या बात। और उन्होंने गाना फिर से गाया जैसा मैंने कहा। तो माइक से उधर से बोल रहे थे, क्योंकि माइक दूर होता है, सिंगर रूम अलग होता है, तो वहाँ से बोल रहे थे कविराज आप ठीक है? मैं कहा दादा ठीक है। तो जब वो बाहर आए तो थोड़ा प्रोड्यूसर गुस्से में थे, डबिंग के पैसे बढ़ जाएंगे। तो किशोर दा ने पहली बार मैंने मेरे कानों ने सुना कि ये डबिंग के पैसे भी मैं दूँगा, क्या मैं बात है। दूंगा डबिंग के पैसे, क्योंकि ये मैंने करवाया है। हाँ, तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सांस आई, तो उनको अच्छा लगा भी चलो इमोशंस पैसे बच विद गए। रवि यादव के इस प्रोग्राम में पहली बार शायद दर्शक ये देख रहे होंगे कि किशोर कुमार साहब जो हैं वो अपने गाने का पैसा जो उन्होंने दोबारा गाया वो न लें, और उसकी वजह से जो स्टूडियो का ज़्यादा खर्च हुआ वो भी वो अपनी तरफ से पे करें। हाँ। ये दरअसल ग्रेट लोग थे, ये महान लोग थे। और मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शब्द आदरणीय मदन पाल जी ने उनको कहा होगा वो यकीनन दादा से, किशोर दा से
मिस हुआ होगा, क्योंकि ये आदरणीय लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, ये जितने भी हमारे पुराने बड़े सिंगर हैं, ये अपने उच्चारण को लेकर और शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थे और बहुत तगड़ी इन लोगों की कमांड और पकड़ थी। जो लोग इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग इस शो को देखते हैं। मैं ये बता दूं कि मैं किसी का नाम लिए बगैर कि मैंने भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए लिरिसिस्ट भी। अक्सर ये होता है कि कोई जिसका नाम है वो सिंगर, आप उसको कहते रह जाते हैं कि सर वो थोड़ा सा एक लाइन ये वाली, बोले नहीं अच्छा है वो सेकंड टेक ले लीजिएगा, वो अरे नहीं वो चलता है, वो इतना तो चलता है रवि जी, ऐसा कुछ नहीं होता सर। मैंने फेस किया, लेकिन किशोर दा जहाँ भी हों उनको ये नमन हम सब की तरफ से पहुँचे, उनको प्रणाम कि वो लोग थे जो एक नए राइटर के कहने पर, वो भी राइटर ने कहा कि हाँ ठीक है, ये नहीं कहा कि गलत है, उन्होंने उस बात को भांपा और ये अंदाज़ा लगाया कि कहीं कुछ गलत है और फिर खुद जाकर उन्होंने उसको दोबारा डब किया। ये होती है ग्रेट लोगों की, ये यादगार बात है, अच्छा लगा कि ये लोग अपने काम को समर्पित लोग थे। काश के वो गाना बाहर आ पाता। खैर सर, एक जो और मुझे आपसे बात करनी है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, कम से कम हिंदुस्तान में तो दीदी जो है वो संगीत का दूसरा नाम है, आदरणीय लता मंगेशकर जी। कोई भी सिंगर, कोई भी लिरिसिस्ट, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर शायद ही होगा जिसका ये सपना ना रहा हो, जैसे अभिनय में सबका सपना कहीं ना कहीं होता है कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करें, कि वो दीदी उनके लिखे शब्दों को गाएं। ये सिलसिला कैसे बना और दीदी के साथ काम करने का जो आपका तजुर्बा रहा वो कैसा रहा सर? ये मैं भी खुशनसीब हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा इसमें, आपके गाने तो दीदी ने भी गाए और आदरणीय आशा जी ने भी गाए, आशा भोसले जी ने, उनका भी बहुत हिट गाना आपका लिखा उन्होंने गाया। आशा जी ने मेरे बहुत ज़्यादा गाने गाए, बल्कि लता जी से भी ज़्यादा गाने गाए। तो इन दोनों का जो तजुर्बा है काम करने का, वो मैं एक बार जरूर जानना। ये मुझे एक उनकी बात याद आ रही है कि हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमें तो इतनी समझ नहीं थी, और म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे दोस्त ही थे, तो उनको भी नहीं पता था कि कैसे बात करें। तो माइक सिंगर का रूम होता था ऊपर, एक स्टूडियो ऐसा था, तो सिंगर दिखाई नहीं देता था। तो वो हम इधर से बोल रहे हैं, तो अक्सर कहने की आदत होती है एक बार एक और रिहर्सल ले लेते हैं, एक और टेक कर लेते हैं। तो ऐसा सब सिंगर्स को लोग बोलते हैं, लेकिन लता जी को कौन बोले? तो उसने क्या, उस म्यूजिक डायरेक्टर ने लता जी से कह दिया, जब गाना ओके हो गया तो एक और टेक ले लेते हैं। तो उनके ऊपर से बारीक सी आवाज़ें, क्यों? तो बोले सेफ्टी टेक। तो वो लता जी की आवाज़ है कि सेफ्टी टेक क्या, मतलब कि उनके कहने का मतलब था कि ये हो गया गाना। तो फिर मैंने उनको म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, यार इसको बंद कर माइक को, तो गाना ओके, गाना फर्स्ट क्लास है। कहते ऐसे सोचा था कि कुछ बोल दूँ या रिकॉर्ड कर लें। तो उन्होंने वही कोई नहीं कहा कि सेफ्टी टेक लेना, उन्होंने उनका सेफ्टी क्या होता था, सेफ्टी ही थी उनके गाने में। क्या बात है, वाह वाह, एक बार में गा देते थे वो कि हम लोग सोचते रह जाते थे। लता जी जैसी गायिका जब सामने माइक पर हो और उनसे सेफ्टी टेक के लिए कोई बोल दे, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गाते ही हैं तो परफेक्ट गाते हैं और गलत उनकी तरफ से कुछ आता ही नहीं है। तो खैर, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने गुस्सा तो नहीं किया होगा उसके बाद। नहीं, गुस्सा नहीं किया उनको, बोले कि मैंने थोड़ा, मैं साथ ही बैठे थे, दो यार दोस्त होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार सब। आजकल तो बहुत कम लोग मिलते हैं, उस वक्त क्या लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, सब लोग साथ मिलते थे, सिंगर भी एक दूसरे को देखते थे। अब तो कोई कब आके अपना पोर्शन गा के चला गया, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हमें लग रही है, कोई मिलता ही नहीं किसी को। जैक इनका हो गया, सब जैक लगा देते हैं तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, तो कंप्यूटर की स्मेल आती है, पहले फूलों की क्या खुशबू आती थी। क्या बात। जो सेंट लगा के वो आते थे, सब भीड़ होती थी, 150 म्यूजिशियन एट अ टाइम, और एक ने गलती कर दी तो सब के सब दोबारा हो जाते थे। वो अच्छा भी लगता था, और एक ही दिन में गाना ओके होता था। अब 10-10 दिन लगते हैं गाने को, ऐसा नहीं है कि गाना जल्दी हो जाता। आज 10-10 दिन तक प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग की, ये किया, तब सुबह गाना स्टूडियो में गया, शाम को ओके हो गया आ जाता। हम कैसे पे उतार भी लेते थे उसको। जो लोग जो गीत रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, जो लोग उससे बहुत फैमिलियर नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि पहले जो गीत रिकॉर्ड होते थे तो ये होता था कि अगर उसमें 10 वायलिन है, मान लीजिए हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, जो भी वाद्य यंत्र है, वो सब एक साथ होते थे, सिंगर भी एक साथ होते थे, और सारे लोग एक साथ बैठकर, जैसे हम स्टेज पे देखते हैं ना कि सब एक साथ पूरा गाना गाते हैं, और उसमें अगर किसी एक से भी गलती होती है, अगर एक सा की जगह कहीं किसी का रे लग जाता है या रे की जगह कहीं नी लग जाता है, तो भी
अगर सिंगर से कहीं गलती होती है तो भी वो पूरा गाना दोबारा गाया जाता था। उस परेशानी का एक फ़ायदा ये भी था जो दादा ने कहा कि सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, सबकी मुलाकातें होती थी। अब क्या प्रोसेस हो गया है कि आपको आज कोरस कर लेते हैं, कोरस का अलग से ट्रैक आप रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, अच्छा वायलिन वाला आज है, चलो वायलिन वाले को आज बुला लेते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर किसी वक्त पर सिंगर आते हैं, वो गा के चले जाते हैं। सिंगर में भी फीमेल सिंगर अगर कभी आ सकती हैं, मेल सिंगर अलग वक्त पर आ सकते हैं। तो वो जो सिलसिला मुलाकातों का था एक दूसरे से, वो गायब हो गया क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। सर मैं एक सवाल आपसे, जो बहुत कॉमन सवाल है हालांकि, और मैंने ये सवाल एक बार आदरणीय गोपाल दास नीरज जी से किया था। मैं एक बार मिलने गया उनको और मैंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी जितने बेहतरीन, जितने बड़े कद के साहित्यकार थे, उतने ही कामयाब, उतने ही मशहूर वो गीतकार भी थे। बड़े बड़े हिट गाने उन्होंने लिखे और फिर अचानक इंडस्ट्री को छोड़ दिया उन्होंने। अक्सर ये होता है कि जब लोगों को काम नहीं मिलता लोग तब इंडस्ट्री छोड़ते हैं, बट नीरज साहब ने उस समय इंडस्ट्री को अलविदा कहा जब उनके गाने आते थे और सुपर हिट होते थे। और मुझे उन्होंने भी कहा और बाद में पता भी चला कि देव साहब जैसे लोग उनको बाद में अलीगढ़ तक ये बुलाने के लिए गए कि भाई आओ नीरज आप हमारे लिए लिखो। तो मैंने उनसे कहा कि दादा आपने ये क्यों किया, आपने क्यों अचानक छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमारे वक्त में ये होता था कि हम पहले गाना लिखते थे, फिर उस पर धुन बनती थी, फिर उस पर जो है सिंगर आते थे और गाते थे। धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त ये आया कि साहब एक ट्यून बनेगी और उस पर आप शब्द लिख दीजिए। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि मैं किसी भी परंपरा का या नई जो तकनीक है उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर गीत बाद में लिखा जाएगा तो वो आत्मा मर जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ तुकबंदी करेंगे, तो मैं वो नहीं करना चाहता था। सर मैं बहुत विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उनके बाद काम किया, आप अभी भी काम कर रहे हैं, आपने उस दौर में भी काम किया और आप इस वाले दौर में भी ईश्वर की दया से आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसमें से किस तरफ अपने आप को पाते हैं? धुन पहले बनाना ज़्यादा अच्छा है या पहले उस पर जो लिरिक्स हैं, जो उसके गीत हैं, बोल हैं, वो लिखना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, गीत तो पहले ही लिखा जाए तो बेहतर रहता है। और आदिकाल से गीत पहले लिखे गए, जैसे कुछ शास्त्र हमारे हैं जो सब छंदबद्ध है, तो छंदबद्ध चीज़ होगी तो वो उसकी कंपोजिशन भी बन जाएगी। अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आपका गीत कंपोज नहीं कर पाता तो ये गलती राइटर की है, कंपोज़र की गलती नहीं है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने छंद में नहीं लिखा होगा तो उससे बेचारे से कंपोज नहीं होता, तो बोला मेरी ट्यून पे यार लिख दो ना यार। या प्रोड्यूसर कहीं धुन लेके आ जाते हैं फॉरेन की, किसी दूसरी इंग्लिश फिल्मों की, तो एक आधा गीत होता है ऐसा, सारे गीत ऐसे नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर गीत आज भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कंपोज करते हैं और वो हिट होते हैं। जैसे साहिल लुधियानवी साहब के गीत थे, वो देते थे, उनका कोई भी बहर से बाहर नहीं है, खारिजुल बहर नहीं है गाना। तो मेरे हिसाब से धुन पे कम होना चाहिए काम और उस गीत पर धुन बननी चाहिए, गीत पहले लिखा जाना चाहिए। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर की मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और आजकल थोड़ा ऐसा भी चाहिए, थोड़ा टाइम ऐसा चेंज हुआ है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर ने जो कह दिया डा 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 लिख दिया, उस पर लिख दिया, कभी कोई अच्छी चीज़ आ जाए, कभी अच्छी चीज़ नहीं भी आती, तो बंदी लगती है। ऐसा हमने देखा है। तो जो आजकल गाने 2-3 महीने चलते हैं हमने देखा है, तो जो हमारे गाने या हमसे पहले जिन्होंने गाने किए हैं वो गाने सदाबहार हैं, सदा रहेंगे। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे गीतों पर धुनें बनाएं म्यूज़िक डायरेक्टर्स, तो हमें और अच्छा लगेगा, तो हम कुछ दुनिया को दे के जाएंगे और अच्छा। और वो आदत वैसे अब बहुत कम लोगों में रह गई है। सर आपने बहुत कुछ दिया है। जब तक संगीत का नाम रहेगा, जब तक हिंदी फिल्म्स में गीतों की बात रहेगी, तब तक आदरणीय मदन पाल जी का नाम ज़रूर रहेगा। सर हमने प्रोफेशनल बातें तो बहुत सारी कर ली। अमृतसर आपकी जन्मभूमि जी और मुंबई आपकी कर्मभूमि, याद आती है अमृतसर की? सर बिल्कुल आती है। हम क्योंकि वो जहाँ आदमी जन्म लेता है वो जगह की अहमियत है, कुछ वहाँ भी होगा, उपजाऊ ज़मीन होगी वो ऐसी, तो वहाँ तो उस पर हम तो अमृतसर कभी भूल नहीं सकते। कभी बॉम्बे में आए हैं, लेकिन हमने इसको दर्जा ऐसा दिया हुआ कि जैसे हिंदी उर्दू, हिंदी अक्सर, चलो ये भी बात निकल आई, हिंदी और उर्दू हमारे हिसाब से हिंदी ही उर्दू है, उर्दू ही हिंदी है। क्या बात है, इनको कोई अलग नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब है हमारी, और इसको कुछ जुदा नहीं करना चाहिए, किसी ख़ास लोगों, ख़ास कौम के साथ या ख़ास देश के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदी उर्दू एक ही है। जैसे
मुझे बहुत अच्छी किसी बड़े राइटर ने ये कहा था कि यार छोड़ो हिंदी उर्दू का जिक्र, बाएं से दाएं लिखो तो हिंदी और दाएं से बाएं लिखो तो उर्दू। क्या? और जो हम बोलते हैं वो तो हम तो अभी भी वही हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते हैं, उसको उर्दू कह लो हिंदी कह लो। तो ये तो वो आपने जो अमृतसर की बात की वो मैं यहाँ फिर आता हूँ कि मैं हिंदी बोलता हूँ वो जो उर्दू से जुदा कब है। मैं हिंदी बोलता हूँ वो जो उर्दू से जुदा कब है, कि दो माओं का पाला हूँ कोई भी फासला कब है। क्या बात है। तो ये गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क की खूबसूरती है और ये रहे और कोई भी किसी ज़बान पर मोहर ना लगाए। हाँ, तो हम इसलिए चाहते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। हमारे जो लेखक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो किसी भी मतलब कि मज़हब से ताल्लुक़ हो उसका कोई मतलब नहीं है। वो मज़हब तो दिल के अंदर होता है, बाहर नहीं हो, बाहर तो दिखावा है। अंदर जो है उसको खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, वो हमारी मर्ज़ी है, गॉड कह लो, कुछ ना कहो तो भी वो है ही है। हाँ, तो ये हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की बनी रहे तो खुशहाली आती रहेगी इस मुल्क में और जो क्रिएटिव लोग हैं वो भी उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर, जो इमोशंस विद इन रवि यादव जो हमारा ये एक प्रोग्राम है और इसमें हम इस तरह के जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक सोच है, हिंदुस्तान में सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि इस पे कई लोगों को नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बुरे लोग बहुत कम हैं। हम लोग इस प्रोग्राम में ऐसे तमाम लोगों को शामिल करते हैं और करते आ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से आगे भी करेंगे कि जिन्होंने कुछ सकारात्मक किया है, बहुत कुछ सकारात्मक किया है और दूसरे लोगों को ये प्रेरणा दी है कि आप भी ये सकारात्मक करें, जिनमें से आप भी एक हैं। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं सर। और आपसे आशीष वचन चाहूँगा मैं कि इमोशंस विद रवि यादव के लिए कुछ भी 2 लाइनें बोल दें और उसके बाद आपको विदा करने से पहले आपसे एक गज़ल की गुजारिश करूँगा, क्योंकि आपके जाने मतलब आप चले जाएँ और आपसे गज़लें ना सुनी जाएँ, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाए। इमोशंस विद रवि यादव के लिए 2 लाइन बोल दीजिए सर। देखिए, जो आपने मुझे आज बुलाया तो मुझे लगा इमोशंस विद रवि यादव, क्या बात है। इमोशंस विद, तो इमोशंस है तो ज़िंदगी है, वरना तो कंप्यूटर हमसे अच्छा है, हमसे ज़्यादा तेज़ काम कर पाता है। इंसान की ब्यूटी ये है कि उसमें इमोशंस है, कंप्यूटर में इमोशंस नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा काम करता है। तो ये आपका मुझे टाइटल भी बहुत अच्छा लगा कि इमोशंस विद रवि यादव। आप आगे बहुत तरक्की करें और दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ भी करें और लोगों को दिखाएं कि लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे काम किया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अब उससे पहले एक गज़ल चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सुना दीजिए ऑडियंस को, तो मैं सुनाता हूँ। स्वागत है सर। एक गज़ल सब सिंगर्स ने गाई हैं, अभी उनका नाम मतलब कि बहुत बड़े नाम हैं। चलो, एक चंदन दास जी के साथ मेरी यादगार गज़ल है कि हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। क्या बात है सर। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। क्या बात है सर। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। चूम कर पलकों से तन्हाई में जाकर पढ़ ले, चूम कर पलकों से तन्हाई में जाकर पढ़ ले, तेरे दीवाने का ख़त है कोई अखबार नहीं। क्या बात है। तेरे दीवाने का ख़त है कोई अखबार नहीं। और एक रोमांटिक शेर ऐसा भी हुआ कि तेरी जुल्फ़ों में सजे जिसका न गजरा कोई, तेरी जुल्फ़ों में सजे जिसका न गजरा कोई, मेरी नज़रों में बियाबान है गुलजार नहीं। क्या बात है। और देखिए, बम्बई की एक हकीकत रहती है, जब भी आदमी यहाँ आते हैं तो उनके पास घर की प्रॉब्लम रहती है। तो जो एक राइटर है वो अपने कैसे बयान करता है इस तकलीफ़ को कि तेरी तस्वीर लगा लेता मगर घर पे मेरे, तेरी तस्वीर लगा लेता मगर घर पे मेरे, अर्श की छत है सनम कोई भी दीवार नहीं। क्या बात है। अर्श की छत है, वाह। सनम कोई भी दीवार नहीं। क्या बात है। और आखिरी शेर, अगर हम अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कि इबादत की कोई बहुत ज़रूरत है, वो इबादत ही है अगर हम अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जैसे उसमें शेर आ गया कि तू तो बीमार की खिदमत में रहा वक्त अज़ान, तू तो बीमार की खिदमत में रहा वक्त अज़ान, तू तो बीमार की खिदमत में रहा वक्त अज़ान, तू किसी तौर भी या दोस्त गुनहगार नहीं। क्या बात है। तो ये है कि अपना काम कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए, किसी को कहीं फूल चढ़ाने नहीं जा पाए, तो
कोई बीमार की सेवा, अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, अपने माँ की सेवा कर रहे हैं, तो उससे बड़ी ये भी सबसे बड़ी इबादत है। सर एक सवाल ये भी कि जो आपके समकालीन जो गीतकार थे, उनमें से कोई जो आपको बहुत मुतासिर करता हो, जिससे आपको लगता हो कि वाह क्या लिखते हैं? एक्चुअली समकालीन तो हमारे बहुत कम, मतलब दूसरी तरह का दौर शुरू हो चुका हुआ था थोड़ा सा, लेकिन हम जो सीनियर्स थे हमारे, हम उनके गानों से बड़े मुतासिर होकर यहाँ आए थे। अच्छा। जैसे आनंद बख्शी साहब हैं, मजीद सुल्तानपुरी साहब हैं, शकील मदायनी हैं, और साहिल लुधियानवी साहब को तो बाकायदा मैं उस्ताद मानता हूँ। क्या बात। तो उनके गाने सुने, देखे फिल्मों में, तो हम यहाँ आए। तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया था ना, हमने कोशिश की है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, आगे भी करेंगे। वो बिल्कुल आपने की सर। और जो अभी वाली जो पीढ़ी लिख रही है सर, अक्सर ये होता है कि हम जिस पीढ़ी में अभी हैं, हम अपने पुराने वालों को उतना फॉलो नहीं कर पाते, या कह लीजिए वो मानक हम पूरे नहीं कर पाते। तो मतलब अरे छोड़िए, वो सब पुरानी बातें थी। पुराने कई बार ये बोलते हैं कि अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल बेकार है, सब ख़त्म हो चुका। मैं आपसे आपने वो गोल्डन एरा जब करीब करीब ख़त्म होने की तरफ था, आपने तब से लेकर अब तक लिखा, और आप अभी भी लिख रहे हैं। अभी जो बच्चे लिख रहे हैं, जो आप कह लीजिए आपसे बाद वाली पीढ़ी है, आप उनको कहाँ देखते हैं? और आज जो हिंदी फिल्मों में जो गीतों का दौर है, क्या वो बुरे दौर में है, अच्छे दौर में है, या एक ठीक ठाक दौर में है? आप अपनी नज़र से इसको कहाँ देखते हैं सर, एक गीतकार के तौर पर? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि वो जो अभी मैं कुछ गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छे लिरिक्स उनके लोग लिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है उनमें, और उनमें एक तेवर भी है, कुछ नयापन भी लाते हैं। लेकिन कभी कभी वो छंदबद्धता बीच में नहीं रहती, तो दिल थोड़ा सा दुख जाता है कि काश ये सीख लेते थोड़ा सा। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि लिखें, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, और लिखें और सीख के भी आएँ, और दूसरों को पढ़ें। हमने बहुत पढ़ा है, हमने सब तकरीबन बहुत सबको पढ़ लिया, जितने होंगे। सब तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैक्सिमम जितना हम मतलब कि पढ़ सकते थे पढ़ा लोगों का। आप भी पढ़िए, और फील्ड में आने से पहले पूरी तैयारी के साथ है। ये ऐसा नहीं कि थोड़े एक दो गाना रिकॉर्ड हो गया फिर चले गए और तुकबंदी कर ली, कोई ट्यून पे गाना। कभी कभी ट्यून पे लिखा हुआ गाना सुपर हिट हो जाता है, वो लिरिक्स की वजह से नहीं होता, वो ट्यून की वजह से हो जाता है। कभी ट्यून प्रोड्यूसर ला के देते हैं, उस पर हम कारपेंट्री कर देते हैं, तो वो भी ठीक है कभी, क्योंकि कमर्शियल फील्ड है हमारा, बॉलीवुड है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के तो सुनना नहीं, गाना करोड़ों में जाना है। इसलिए वो भी ठीक है तरीका कि धुन पे लिखना, लेकिन वो परसेंटेज उसकी 10% होनी चाहिए। सर जैसा आपने कहा कि दूसरों को भी हम लोग पढ़ें, और आपने बहुत पढ़ा, अपने आप को पढ़ते हैं कभी, पलट कर देखते हैं जो आपने इतने सुपर हिट गीत आपने लिखे हैं जी। यकीनन जब कोई आदमी लिखता है तो उसके दिल के करीब ही होता है, वो तभी वो खासतौर से आप जैसे लोग तभी लिखते हैं जब उनको वो पसंद आता है जी। लेकिन उन तमाम गीतों में जो आपकी पसंद थे, कोई बहुत ख़ास होता है कि ये मुझे बहुत पसंद है मेरा लिखा हुआ, वो वैसा कुछ है आपकी नज़र में कि मेरा ये गीत मुझे बहुत पसंद है, या ये मेरी गज़ल मुझको बहुत पसंद है? देखिए, पसंद तो हमें जो भी लिखा है वो पसंद होगा तो ही लिखा है। हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अच्छा है, कैसा कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है हमें, हाँ। तो वो आने वाला भी चिंता मत कीजिए, क्या और आएंगे गाने। देखिए, ये होती है एक पॉजिटिविटी, एक कह लीजिए ऊर्जा कि जितना उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद आज मेरे सवाल के जवाब में आदरणीय मदन पाल जी ने ये कहा, और ये बात याद रहे आने वाले समय में, कि जो उनका बेस्ट है वो अभी आना बाकी है। मैं सर बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए आपको देता हूँ, और ये ज़रूर आने वाले वक्त में हम आपका बेस्ट देखेंगे। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर कि आप स्टूडियो आए। मैं ये कामना करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, कामयाब रहें, और हम यूं ही एक दूसरे के साथ ये सफ़रनामा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।